विश्व वृक्ष का शीर्ष भाग। हेरोडोटस दर्जनों दिनों से सिंहासन पर बिना हिले डुले बैठा था, अपने निष्कर्षों में मग्न था। ये जानकारी जासूस सिल्फ द्वारा प्रदान की गई थी। उन्होंने इन तीनों जीव रूपों को पहले भी देखा था, सबसे शक्तिशाली, सबसे अमर और सबसे विस्फोटक। उनकी संयुक्त शक्ति उस प्राचीन प्राणी को पूरी तरह से जागृत कर देगी, जो देवत्व और दानवत्व दोनों का प्रतीक था और देवताओं के विरुद्ध तलवार चला रहा था। उनकी पराजय निश्चित थी। देवताओं पर आसन्न मृत्यु का भय मंडरा रहा था। लड़ाई की प्रभावशीलता के मामले में हम अल्पावधि में चाहे जो भी क्षमताएं विकसित कर लें, हम दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो एकमात्र उम्मीद तेज गति ही है। जीतने का एकमात्र तरीका गति है। दानवों का स्वामी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक वे उससे तेज हैं, उनके जीतने की संभावना है। या शायद उन्हें सभ्यता के अगले युग में प्रवेश करने और जीवित रहने की किसी भी उम्मीद के लिए तीसरी खोजने की आवश्यकता है। हेरोडोटस अपने आधे अनुयायियों के साथ एकांतवास में रहे और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग रहे। इन दिनों वे अपनी मानसिक प्रतिक्रिया की गति में लगातार सुधार कर रहे हैं और अपनी शारीरिक गतिविधियों को 20 या 30 गुना तक तेज कर रहे हैं। अपनी जान की कीमत की परवाह किए बिना ऐसा लग रहा था मानो वे एक तेज रफ्तार ट्रैक में प्रवेश कर चुके हों और उनकी आंखों के सामने एक बिल्कुल नई दुनिया प्रकट हो गई हो। लेकिन हालांकि उन्होंने लगातार शिकार करके थंडर स्पाइडर एलिस के विद्युत जीन प्राप्त कर लिए थे और अपनी प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए विद्युत उत्तेजना का उपयोग कर सकते थे, फिर भी 33 गुना ही उनकी सीमा थी। हालांकि अत्यधिक गति से चलाई गई बिजली की ये क्षमताएं मन और शरीर के लिए बेहद हानिकारक होती हैं। क्लिक करें, ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। हाँ, हाड़ मांस का जीवन, इतना अधिक भार, हमारे शरीर इस गति को 30 गुना तक पार कर लेते हैं। एक बार इस्तेमाल हो जाने पर यह बेकार हो जाता है। शरीर को बदलने की जरूरत होती है। अगर हम अपने शरीर को बदल भी दें तो भी हमारी चेतना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगी और हम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। पूरी ताकत लगाने के लिए गति से 33 गुना अधिक गति की आवश्यकता होती है। शरीर की सभी मांसपेशियां अतिभारित हैं और मस्तिष्क में न्यूरॉन्स विद्युत उत्तेजना के तहत तीव्र गति से काम कर रहे हैं। इस अवस्था में ये एक ऐसे झींगे की तरह दिखता है जिसे बहुत अधिक तापमान पर गर्म करके पकाया गया हो। ये किसी भी समय थकावट के कारण ढह सकता है। सामान्य परिस्थितियों में 10 गुना तेज प्रतिक्रिया गति सबसे कम हानिकारक सामान्य जैविक गति है। 33 वर्ष से अधिक उम्र में चेतना की एक अदृश्य बाधा होती है, एक ऐसी चेतना का द्वार जो बंद हो चुकी होती है। हेरोडोटस चुपचाप प्रयोग को देख रहा था। मस्तिष्क एक घर है, चेतना ही निवास करती है। हेरोडोटस को ऐसा लगा कि एक बार जब वो चेतना के द्वार को पार कर लेगा तो वो एक अविश्वसनीय और रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करेगा, जिसकी गति 33 गुना से भी अधिक तेज होगी और वो कभी वापस नहीं लौट पाएगा। लेकिन हेरोडोटस अपने सिंहासन पर बैठे हुए अचानक साहसपूर्वक बोले, मैं इस अविश्वसनीय दुनिया को देखना चाहता हूं। क्या तुम पागल हो? मिनिस ने कहा। डर सच्चाई से दूरी पैदा करता है, हेरोडोटस ने शांत भाव से कहा। मुझसे झूठ मत बोलो, मिनिस ने कहा। मिनिस को पता था कि यह एक साहसी लेकिन बेहद सावधानी बरतने वाला व्यक्ति था। हेरोडोटस अपने सपनों के लिए जोखिम उठा सकता था, लेकिन वो अट्टाबिया की तरह कभी भी ऐसा रास्ता नहीं चुनता जो अंततः मृत्यु की ओर ले जाता हो। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है। इसलिए जब अताबिया आगे बढ़ते हुए शहीद हो गया तो हेरोडोटस वापस लौट आया और छिप गया। वो कुछ चीजों का सम्मान करना जानता है, लेकिन क्या हमारे पास कोई विकल्प है? हेरोडोटस मुस्कुराया। मिनिस अवाक रह गया। क्यों ना हम किसी और को कोशिश करने दें? वे ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई कर सकता है तो वो मैं ही हूं, हेरोडोटस ने कहा। इस बार किसी और को आगे आना होगा। अट्टाबिया जैसा कोई दूसरा पागल नहीं है जो हमारे लिए रास्ता साफ करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा। और हिचकिचाने का समय नहीं है। अगर हम सफल भी हो जाते हैं तो भी हम उस भयानक प्राचीन प्राणी को हरा नहीं पाएंगे। मुझे पहले से ही उनके अनुष्ठान को रोकने की कोशिश करनी होगी। वास्तव में बहुत समय पहले ही उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। हेरोडोटस अनुपस्थित थे, जैसे देवता अनुपस्थित थे। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही थी और युग को आगे बढ़ाना था, अन्यथा देवताओं का विनाश निश्चित था। मुझे लगता है कि 33 साल की उम्र के बाद हमें कुछ खास चीजें देखनी चाहिए, जैसे कि हमारी आत्मा। यही तीसरे का मार्ग है। मैं इसे ढूंढकर तुम्हारे पास वापस लाऊंगा। हेरोडोटस शाही सिंहासन पर बैठा। उसने अपना मुकुट उतारा, अपना राजदंड नीचे रखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। विश्व वृक्ष के नीचे का क्षेत्र शोरगुल से भरा हुआ था। फूलों की कलियों से जन्म ले रहे बौनों की चीखें, नीचे युद्ध की तैयारी कर रहे मानव कबीलों की आवाजें, ये सब मिलकर एक जीवंत और हलचल भरा वातावरण बना रहे थे। मैं वास्तव में एक नए युग को देखना चाहता हूं,
एक ऐसी सभ्यता को देखना चाहता हूं जो उस अथाह खाई पर विजय प्राप्त करने के बाद आए, नायकों से भरी हो, जो बहुत ही दिलचस्प होगा। वो दुनिया के शिखर पर बैठा था, क्रिस्टल की दीवार के पार आकाश को निहार रहा था। अचानक सिंहासन पर उसका शरीर धुंधला होता चला गया, केवल उसकी आकृति ही दिखाई दी। अचानक एक हल्की हवा देवताओं के बीच से गुजरी और सिंहासन अब खाली था। देव राजा हेरोडोटस इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उसे कोई देख नहीं पा रहा था, मानो वो जमे हुए अंतरिक्ष समय में प्रवेश कर गया हो। 33 से ऊपर उनका देव राजा अचानक तेजी से आगे बढ़ा और उस बाधा को तोड़ते हुए उस दरवाजे को खोल दिया। आवाज अचानक गायब हो गई। उनकी इंद्रियां, विशेषकर उनकी सुनने की क्षमता, असीम रूप से बढ़ गई थी। हेरोडोटस के दिमाग में अनगिनत जानकारियां उमड़ने लगीं। ध्वनियां, तरंगें, गंध, आनुवंशिक संरचनाएं। पूरी दुनिया लगातार उसे सूचनाओं से भर रही थी। जब रोशनी आप पर पड़ती है तो कितनी गर्माहट महसूस होती है। जब एक कोशिका दूसरी कोशिका से टकराती है तो कितनी सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। शरीर में मौजूद प्रत्येक जीन अनुक्रम हवा में बजने वाली घंटियों की एक लड़ी की तरह है, जिसके चारों अक्षर एक साथ झंझनाते और खड़खड़ाते हैं। ऐसा लगता था मानो वो सब कुछ देख रहा हो। पूरी दुनिया गीत गा रही है। उन्हें अचानक एक गहन एहसास हुआ और उनका स्वर पहले से कहीं अधिक शांत हो गया। स्वयं को पार करो, अपनी आत्मा को धरती में विलीन करो, आकाश में विद्युत चुंबकत्व का प्रसार करो, संसार में विचरण करो और जीवन के प्रकाश को अंत तक प्रज्वलित करो। मुझे तीसरी जागृति की संभावना नजर आती है। उनकी जागरूकता अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी। इस युवा देव राजा का रूप प्रतिदिन बदलता रहता था। वो धीरे धीरे बूढ़ा होता गया, यहां तक कि उसके बाल भी सफेद हो गए। उसका शरीर झुर्रियों से भर गया और उस पर वृक्षों जैसी आकृतियां बन गईं। उनकी प्राचीन ईश्वर समान मस्तिष्क की चेतना अचानक इतनी विस्तृत हो गई कि वे सभी चीजों की सूक्ष्म दुनिया के साथ साथ आकाश में चमकीली 7 रंगों वाली दुनिया की विकृत ऑरोरा जैसी धारियों को भी समझने लगे। उसी क्षण उसके मन में एक रहस्यमय भावना उत्पन्न हुई। चेतना जागृति 21%। हेरोडोटस शव को निहारता है। उसकी शारीरिक गति तेजी से बढ़ी, 36 गुना, 38 गुना। उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी, मानो वो ज्ञान की एक अति तीव्र अवस्था में प्रवेश कर रहा हो, एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गया हो। उसके मन में विचारों की दौड़ अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई और उसके शरीर का सार अचानक उसके सामने अत्यंत सरल रूप में प्रकट हो गया। देवताओं को जिस आनुवंशिक संहिता पर इतना गर्व था, वो उसकी आंखों के सामने एक टेढ़ी मेढ़ी, पैचवर्क जैसी अधूरी इमारत में बदल गई। सृजन की कला में खामियां हैं। ये जीवन जीन मूर्त तो हैं, लेकिन इनमें आत्मा का अभाव है। ये बेतरतीब ढंग से एक साथ जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से अव्यवस्थित हैं। हेरोडोटस का दिमाग तेजी से चल रहा था। यदि हम जीवन की रचना की तुलना चित्रकला से करें तो देवताओं को भी एक ऐसे घटिया कृत्रिम चित्रकार का सामना करना पड़ेगा जो विभिन्न उत्कृष्ट कृतियों की नकल करता है, प्रसिद्ध कृतियों से चित्रों के टुकड़े एकत्र करता है और कृत्रिम रूप से एक नकल युक्त चित्र का संश्लेषण करता है। इस प्रकार की चित्रकला नकल का एक मिला जुला रूप है, जिसमें उस्ताद चित्रकारों द्वारा अपनाई गई स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण कलात्मक अवधारणा का अभाव है। हमारी रचनाओं में कोई कलात्मक अवधारणा नहीं है, वे बस एक बेतरतीब मिश्रण है। तीसरी जागृति शरीर की पूर्णता होनी चाहिए। उसकी चेतना में थोड़ा सा बदलाव आया। उनके शरीर से शक्तिशाली 2 सितारा जीन हटा दें, वे बौने, मक्खियां और मच्छर बन जाते हैं। केवल 2 सितारा इलेक्ट्रिक ईल जीन ही मुख्य जीन के रूप में शेष रह जाता है, जबकि बड़ी संख्या में कमजोर और सहायक एक सितारा जीन को मुख्य जीन को उजागर करने के लिए जोड़ा जाता है, जिससे एक आदर्श संयोजन बनता है। उन्होंने पूरी इमारत की मरम्मत की, जो धीरे धीरे एक सुंदर और निर्बाध आनुवंशिक रूप से इंजीनियर संरचना में परिवर्तित हो गई। छप छप वो एक ऐसे महान चित्रकार की तरह हैं जिन्हें इतिहास में याद किया जाएगा, जिनकी आनुवंशिक संरचना को प्रकृति की प्रतिभापूर्ण कृति की तरह पुनर्संकलित, पुनर्व्यवस्थित, परिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बनाया जा रहा है, जो पूर्ण सामंजस्य की प्राकृतिक सुंदरता को बिखेरती है। इस पृथ्वी पर ली किंग नामक इस परदेसी को छोड़कर सभी जीव जंतु असभ्य, सौंदर्य से पूरी तरह रहित और बांसी कोड के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी पर अरबों वर्षों के विकास के बाद भी जीवन में अभी भी बड़ी मात्रा में अनावश्यक और बेकार कोड मौजूद है, जैसे कोई टेढ़ी मेढ़ी इमारत। आज वो पृथ्वी पर कलात्मक अवधारणा से युक्त पहला परिपूर्ण जीवित उदाहरण है। अपनी शुद्ध और सरल सुंदरता के कारण ऐसा लगता है कि यह दुनिया का पहला देवता है जिसमें अमरता की क्षमता है। मेरे दिमाग में अविश्वसनीय संख्याओं की एक श्रृंखला उभर आई। चेतना जागृति 30%। ये हमारी तीसरी जागृति है, जो हमारी दूसरी जागृति के बाद हो रही है।
उसने गहरी सांस ली, अपने भीतर कुछ महसूस करते हुए। ये जीवन का तीसरा क्षेत्र है, सभी जीवित प्राणियों का अंत, जहां शरीर परिपूर्ण और पूर्ण है और कलात्मक कल्पना को जन्म देने वाली जीवन रचनाएं आत्मा का पोषण करती हैं। और इस समय उसे बेफिक्री और राहत का एहसास हुआ। उपलब्धि की भावना ने उसे भर दिया, जिसके बाद अंतहीन खालीपन छा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने वाला है। अत्यधिक उच्च आवृत्तियों की दुनिया में चेतना एक मोमबत्ती की लौ की तरह है, जो बुझने ही वाली है। ये अफसोस की बात है कि समय मेरी कल्पना से कम है। मेरे पास जीने के लिए 7 साल हैं, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला और वे सब बीत गए। इतनी दूर तक आने के बाद, बदलते समय को देखते हुए, हमने अंततः तीसरे जागरण का मार्ग देख लिया है और यही पर्याप्त है। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, 3 जागृति हमें पलटवार करने की कुछ शक्ति प्रदान करेंगी। वो लंबे समय तक जीवित रह सकता था, लेकिन इस अति तेज गति वाली रहस्यमय दुनिया में वो बूढ़ा और कमजोर हो गया। उसे लगा कि वो मरने वाला है, लेकिन अगले ही पल उसने अपने शरीर को विद्युत ईल की विशेष क्षमता में परिवर्तित कर लिया। अचानक उसके मस्तिष्क की चेतना तरंगें उसके शरीर की विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ विलीन हो गईं और उसका शरीर एक विद्युत चुंबकीय तरंग प्रवर्धक की तरह काम करने लगा। उसकी चेतना तरंगें अचानक पूरे विश्व में फैल गईं। छप 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 छप! अचानक उसे वे अनगिनत आत्माएं दिखाई दीं जो महान विलुप्तियों के दौरान पूरी दुनिया में भटकती रहीं। वो अचानक चौंक गया। ये एक आत्मा है जो संसार में भटक रही है। ये एक प्रकार की चेतना तरंग ऊर्जा भी है। प्रत्येक सामूहिक विलुप्ति के दौरान मृतकों की आत्माएं इस बंद दुनिया में बहुत अधिक नहीं फैली, वे सील बंद दुनिया में संरक्षित रहीं। उसने अपना मुंह खोला और निगल लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो आकाश और पृथ्वी को निगल रहा हो। ग्लग ग्लग, एक विशालकाय व्हेल किसी चीज को निगल रही है। उसने एल्फ जगत के पूरे इतिहास से 17 खरब शेष आत्माओं को एक ही झटके में निगल लिया। वो एक अकल्पनीय विशाल चेतना में परिवर्तित हो गया, जिसके मस्तिष्क में अनगिनत संदेश उसकी शख्सियत को प्रभावित कर रहे थे। इसी क्षण उसे शक्तिशाली टेलीपैथिक क्षमताएं भी प्राप्त हुईं, जिससे वो पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों की आवाजें सुन सकता था। उन्हें अचानक एक गहरी अनुभूति हुई और वे धीरे से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये संपूर्ण सभ्यता द्वारा संचित एक उपहार है। हवा में मौजूद 17 खरब प्राणियों की शेष आत्माएं मेरी थकी हुई आत्मा को भविष्य में आगे बढ़ने, जीवन के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से संघर्ष करने और इस दुनिया में जीने के लिए कुछ और समय वापस पाने में मदद करती हैं। उनकी क्षीण हो चुकी चेतना वापस आ गई। छप छप! मेरे पास जीने के लिए अभी लगभग 20 साल बाकी हैं। बुढ़ापे से मरने से पहले मैं एक ही बार में चौथी जागृति प्राप्त कर लूंगा और फिर अपने जीवन का चौथा कदम उठाऊंगा। उसकी सुनहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके कंधों पर लहराते सफेद बाल हवा में बेतहाशा लहरा रहे थे, मानो स्थैतिक बिजली से झंझना रहे हों। वो अत्यंत निर्भीक और राजसी था, किसी देवता या दानव की तरह आगे बढ़ रहा था, सभ्यता के भविष्य के लिए लड़ने और सभ्यता के कई महान मील के पत्थर को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। दरअसल आत्माओं का इतना विशाल भंडार मुझे बहुत समय देगा और शायद मैं जीवित रहने के लिए एक नई शक्ति पा सकूं। धरती पर चलना, जंगल को पार करना। मेरे दिमाग से हर तरह की सामान्य समझ और ज्ञान धीरे धीरे गायब हो गया। इसके भयावह दुष्प्रभाव शुरू हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे भारी मात्रा में सूचनाओं से अभिभूत हो रहे हों, उनकी चेतना गहरे समुद्र में डूब गई हो। जीन संकलन, वो क्या होता है? जीन भंडारण? मुझे याद नहीं आ रहा। कोई दैवीय कलाकृति? मुझे समझ नहीं आ रहा। सब कुछ दूर और दूर होता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो ये कोई सपना हो। मेरा सिर बहुत दुख रहा है। चेतना के बहुत सारे टुकड़े बिखर गए हैं। यही वो कीमत है जो मुझे चुकानी पड़ रही है। हेरोडोटस एक बूढ़े व्यक्ति में परिवर्तित हो गया, जो विश्व वृक्ष की सतह पर लड़खड़ाते हुए और मुश्किल से चल पा रहा था, मानो वो मनोभ्रंश का रोगी हो जो धीरे धीरे अपनी पहचान भूलता जा रहा हो। हालांकि चेतना वास्तव में एकीकृत हो रही है। उन्होंने मुझे अस्वीकार करने का विकल्प नहीं चुना। ये उनका आखिरी सहज विश्वास था, मेरे प्रति, शाही सेनापति के प्रति वफादार बने रहना, जैसा कि वे जीवन भर रहे थे। हेरोडोटस ये सब देखकर चकित रह गया। जैसे ही उनकी चेतना की तरंगें पूरी तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगों में विलीन हो गईं, उनका पूरा शरीर एक शारीरिक विद्युत चुंबकीय सेंसर में बदल गया, जो अनंत तरंगों और सूचनाओं को महसूस करने लगा। अताबिया जनजाति के अतीत की बिखरी हुई नाराजगी अब एक साथ मिल रही है। यही हमारी आखिरी ताकत है। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत लोग उसके पीछे जयकारे लगा रहे हों और शोर मचा रहे हों।
एक गर्जनापूर्ण गर्जना अताबियन वंश के सबसे शक्तिशाली शाही नायक हेरोडोटस को अपनी ताकत अर्पित कर रहे हो। मैंने तुम्हारी आवाजें सुनी। उसने गहरी सांस ली और शेष मायावी आकृतियों को निहारा। मैं सम्राट नहीं, बल्कि साम्राज्य का सेनापति हूं। युद्ध का समय आ गया है। ये सेना मोर्चे पर जाने के लिए पर्याप्त है। वो धीरे धीरे अग्रिम पंक्ति में शामिल हो गया। आपके द्वारा मुझे दी गई शक्ति समाप्त होने से पहले मैं व्यक्तिगत रूप से रसातल लोक की संपूर्ण कमान संरचना को नष्ट कर दूंगा और उन्हें प्राचीन दानव सम्राट को छाया से बुलाने के लिए एक त्रिमूर्ति बनाने से रोकूंगा। क्या हुआ? अभी अभी कोई चीज यहां से गुजरी। ऐसा लग रहा था मानो सभी लोग सफेद बालों वाले एक लंबे और प्रभावशाली बूढ़े व्यक्ति को अत्यंत तेज गति से उनके सामने से गुजरते हुए देख रहे हो, मानो वो कोई प्रेत हो। धप धप, हर कदम के साथ उसे अपनी आत्मा और चेतना में जलन महसूस हो रही थी। चेतना अनियंत्रित गति से मुक्त हो रही है और ये एक तेज रफ्तार ट्रेन की तरह तेजी से बढ़ रही है, जो बिना रुके और भी तेज होती जा रही है। धीरे धीरे उसे ऊंचे पेड़ों पर स्थित देवताओं की चेतना का एहसास होने लगा। टेलीपैथी। ये देवताओं के सभी दिव्य खजानों को भी महसूस कर सकता है और अपनी गणनाओं में सहायता के लिए उन सभी से जुड़ सकता है। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके पास पूरे विश्व का ज्ञान समाहित हो। चलना! वो दुनिया की सुरंग में पहुंच गया। दुश्मन की सीमा पर रसातल के सभी सैनिकों ने एक अवर्णनीय दबाव महसूस किया। उनकी चेतना अंदर की ओर खींची चली गई। ये एक असाधारण प्राणी था जिसके पास अकल्पनीय भयावह शक्ति थी, और इस एल्फ देव राजा से अनंत विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती थीं। आप क्या? रक्षा पंक्ति में कदम रखते ही बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर कभी कभी बिजली की सुनहरी चिंगारियां चमक उठती थीं, मानो उसने कोई प्राचीन दिव्य वस्त्र पहना हो। अचानक पुराने साम्राज्य के पूर्व सेनापति ने ऊपर देखा और कुछ असामान्य महसूस किया। ऊपर क्रिस्टल की दीवार के बाहर एक रहस्यमय काली वस्तु घूम रही थी और कैमरा उसकी ओर लक्षित था। क्या कोई बाहरी दुनिया से मुझे देख रहा है? क्रिस्टल की दीवार के उस पार आकाश की ओर देखते हुए उसकी आंखें बेहद आकर्षक लग रही थीं। मेरे दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई और मैंने इसे समझने के लिए अपनी सारी मानसिक ऊर्जा लगा दी। उसने गोलाकार निगरानी कैमरे को घूर कर देखा। उसकी विशाल काली आंखें अराजक आकाश की तरह लग रही थीं। उसकी पुतलियों के भीतर रहस्यमय आकृतियों का एक बहुरूप दर्शक घूम रहा था। क्या यह अराजकता के बाह्य देवता की कलाकृति है? इस बार मैंने वास्तव में कुछ रहस्यमय सूचना तरंगों को महसूस किया है, जो उस रहस्यमय रचना को सक्रिय कर रही हैं। बूम! वो उस रहस्यमय सूचना तरंग से जुड़ गया, मानो उसने दूसरे पक्ष के आनुवंशिक कोड को समझ लिया हो और उसके आंतरिक भाग में प्रवेश कर लिया हो। उसकी चेतना अचानक प्रेत दर्शन का अनुभव करने लगी। छी! उसने उन आंखों में गहराई से देखा और उसे दुनिया को देखती हुई दो रहस्यमय, विशाल और भव्य पेंटिंग दिखाई दी। वो जो संपूर्ण एल्फ जगत की रक्षा करता है, वो जो संपूर्ण अथाह संसार पर दृष्टि डालता है। ये एक बिल्कुल नए अनुभव पर एक अद्भुत दृष्टिकोण था। ये अराजकता का प्राचीन देवता है, प्रकाश का देवता है, पृथ्वी की बातें सुनने वाली अराजकता से भरी आंखों का एक जोड़ा है। उसने एक निश्चित आवृत्ति बैंड को इनपुट करने का प्रयास भी किया और विशाल क्रिस्टल दीवार के बाहर अराजकता में मौजूद दानव को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। छप छप! उसके नियंत्रण में कैमरे का परिप्रेक्ष्य धीरे धीरे घूमने लगा। इस पल हेरोडोटस को सिर में तेज दर्द महसूस हुआ, मानो वो एक नए चरण में प्रवेश कर गया हो। इस समय वो अनगिनत रंगीन प्रकाश की किरणें देख सकता था जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती थीं, और वो अनंत शून्य में विभिन्न सूचना तरंगों को स्वतंत्र रूप से पढ़ और उनका विश्लेषण कर सकता था। उसका मन संख्याओं की एक श्रृंखला दोहरा रहा था। चेतना जागृति 40%! क्लिक! वाह! ये तो अराजक दुनिया से परे का दृश्य है। हम एक और दूर की दुनिया देख सकते हैं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सुदूरतम क्षेत्रों पर नजर डाल सकते हैं। वो आश्चर्यचकित था और यहां तक कि वो थोड़ा अचंभित भी था। वे उत्सुकतापूर्वक संसार की चांदी जैसी अराजकता के बाहर प्राचीन देवता की आंख को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे, परिप्रेक्ष्य में हेर फेर करने और दिशा को घुमाने लगे। हेरोडोटस ने जल्द ही एल्विन क्रिस्टल वॉल वर्ल्ड को देखा और एबिस क्रिस्टल वॉल वर्ल्ड के परे तीसरे निकटवर्ती संसार को भी देखा। चांदी जैसी अराजकता के भीतर तीसरी खाली वर्गाकार दुनिया में अलमारियों पर अनगिनत उपकरण सजे हुए थे, जबकि एक रहस्यमय आभा बिखेरता हुआ एक परिष्कृत युवक काले सिंहासन पर बैठा था, जिसके हाथ में सत्य की एक अज्ञात पुस्तक थी। उसकी निगाहें घूमी और वो अचानक बोला, हेरोडोटस, तुमने हद पार कर दी है।